तो फिर से आपका स्वागत है JCRTDG स्कूल के इस नए अध्याय में। मैं नीरज मोहन झा अपने चैनल नोबस बायोलॉजी में आपका स्वागत करता हूं। ये हमारे पिछले चैनल यानी पिछले जो लेसन था हमने किस क्लास को किया था, विज्ञान कक्षा 8 के लेसन 8 था जो किशोरा अवस्था की ओर टुवर्ड्स एडोलेसेंस। इसका पार्ट 1 आप लोगों ने देख ही लिया होगा। आज हम लोग पार्ट 2 के बारे में बात करते हैं, जिसमें उसी अध्याय के सेकंड पार्ट को मैंने बना के तैयार किया है और बहुत ही विस्तृत तरीके से तैयार किया है ताकि आप अच्छे तरीके से उसे समझ सकें। वीडियो को अंत तक जरूर देखें, जिससे आप भली भांति समझ पाएंगे कि क्या क्या जरूरी हमारे शरीर पे होता है और यौनावस्था में क्या क्या परिवर्तन हमारे शरीर में होती हैं। चलिए तो हम और आप शुरू करते हैं अपने इस रोचक और महत्वपूर्ण टॉपिक को। आज आप देखेंगे यहाँ अंतःस्रावी ग्रंथियों के बारे में हम लोगों का अध्ययन करेंगे। शुरुआती कहाँ से करेंगे? अंतःस्रावी ग्रंथियों से। इसे ही इंग्लिश में हम लोग एंडोक्राइन ग्लैंड्स भी कहते हैं। अमूमन यानी कि आप कक्षा 8 में हैं, अगर आप ऊपर की कक्षाओं में जाएंगे तो 9 एंडोक्राइन ग्लैंड भी आपको बताया जाएगा, लेकिन सामान्यतः 8 ग्लैंड को ही मान्यता मिली हुई है और आप उसे अपने पुस्तकों में भी देख सकेंगे। तो मानव शरीर में कुल 8 प्रकार की अंतःस्रावी ग्रंथियाँ होती हैं। कितने प्रकार की होती हैं? 8 प्रकार की होती हैं। क्या क्या होती हैं आइए देखते हैं। सबसे पहले पीनियल, पीयूष, थायराइड, थाइमस, एड्रिनल, अग्न्याशय, अंडाशय और टेस्टिस। यहाँ पीनियल जो है, इसे इंग्लिश में भी मैंने लिख रखा है, ये पीनियल। दूसरा पीयूष ग्रंथि, इसे इंग्लिश में हम लोग क्या कहते हैं? पिट्यूटरी। तीसरे नंबर पर आता है हमारा थायराइड, ये थायराइड इसे भी इंग्लिश में रखा है लिख के मैंने। थाइमस, एड्रिनल, ये एड्रिनल हुए। अग्न्याशय को इंग्लिश में कहा जाता है पैनक्रियास। ये बहुत ही महत्वपूर्ण हमारा एंडोक्राइन ग्लैंड है, इसे आगे मैं बताता हूँ। फिर आया अंडाशय यानी ओवरी और टेस्टिस यानी टेस्टिस। अब फिर से पीनियल जो है ये सबसे छोटा एंडोक्राइन ग्लैंड, सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि होती है। सबसे छोटी ब्रेन में पाई जाती है, सबसे छोटी होती है। इसे याद रखिएगा, ये महत्वपूर्ण बिंदु है। और इसका कार्य क्या है? ये सोने एवं जागने जैसे क्रियाओं का नियंत्रण करता है। आप कब सोते हैं, कब जागते हैं, इसको नियंत्रण करने का कार्य जो है ये इसके द्वारा किया जाता है। किसके द्वारा किया जाता है? पीनियल ग्रंथि के द्वारा किया जाता है। दूसरे नंबर पर आता है हमारा पीयूष यानी पिट्यूटरी। पिट्यूटरी के बारे में कहा जाता है इसे मास्टर ग्लैंड कहा जाता है। मास्टर इसलिए, ये भी हमारे मस्तिष्क में ही अवस्थित रहता है। और मास्टर ग्लैंड इसलिए क्योंकि ये बाकी सारे ग्लैंड को भी कंट्रोल करता है, यानी ये बाकी सभी को भी कंट्रोल करता है, इसलिए इसे हम लोग क्या कहते हैं? मास्टर ग्लैंड या मास्टर ग्रंथि भी कहते हैं। और ये सबसे ज़्यादा क्या कार्य करता है? वृद्धि हार्मोन का। वृद्धि हार्मोन जो निकलती है वो हमारे पिट्यूटरी ग्लैंड से निकलती है। तीसरा है थायराइड, इसे अवटुका, हिंदी में अगर आप देखेंगे तो अवटुका कहा जाता है। ये उपापाचय को नियंत्रण करता है, ये उपापाचय को यानी मेटाबॉलिज्म को ये नियंत्रित करता है। चौथा नंबर पर है थाइमस, ये महत्वपूर्ण है। थाइमस इसलिए क्योंकि ये अप टू प्यूबर्टी यानी बाल्य अवस्था से लेके आपको किशोरा अवस्था के बाद धीरे धीरे थाइमस ग्रंथि खत्म हो जाता है मानव के शरीर से। मानव के शरीर से क्या होता है? ये खत्म हो जाता है। ये सिर्फ अप टू प्यूबर्टी ये हमारे शरीर में, मानव के शरीर में पाया जाता है। थायराइड यानी अवटुका जो है वो क्या, थाइमस यानी थाइमस जो है बाल्यावस्था में जननांगों के विकास का नियंत्रण करता है। बाल्यावस्था में जननांगों के विकास को ये नियंत्रण करता है। अगला क्या है? एड्रिनल। एड्रिनल यानी अधिवृक्क, ये किडनी के ऊपर भी रहता है। अधिवृक्क एड्रिनल ये संकटकालीन परिस्थिति में शरीर को बचाने के लिए तैयार करता है। ये संकटकालीन परिस्थिति में शरीर को बचाने के लिए तैयार करता है। यहाँ मैं इसे आपको बता दूं कि एड्रिनल से ही एक केमिकल निकलता है, एक आप कह सकते हैं कि वो जो केमिकल है उसका नाम है एड्रीनलीन। एड्रीनलीन, जस्ट इसके आगे LIN लगाइए तो एड्रीनलीन। और उसका कार्य क्या है? उसे कहा ही जाता है
फाइट और फ्लाइट हार्मोन। क्या कहा जाता है? फाइट और फ्लाइट, लड़ो या भागो, लड़ो या भागो हार्मोन भी कहा जाता है। तो वो एड्रेनलिन है और एड्रिनल ग्लैंड से वो निकलता है। इसीलिए कहा जाता है संकटकालीन परिस्थिति में शरीर को बचाने के लिए तैयार करता है। अग्न्याशय, आपको बताओ, जैसे कि हमने बताया कि पीनियल सबसे छोटा है, अग्न्याशय सबसे बड़ा ग्लैंड होता है, सबसे बड़ा एंडोक्राइन ग्लैंड होता है पैनक्रियास, और ये इंसुलिन नामक एक हार्मोन रिलीज करता है। ये कौन सा हार्मोन रिलीज करता है? इंसुलिन नामक हार्मोन रिलीज करता है। जैसे ये एड्रेनलिन हार्मोन रिलीज करता है, ठीक उसी तरीके से पैनक्रियास जो है वो इंसुलिन नामक एक हार्मोन रिलीज करता है। और उसका कार्य क्या है? रुधिर में शर्करा की मात्रा को नियंत्रण करना है। इंसुलिन का कार्य क्या है? रुधिर में शर्करा की मात्रा को नियंत्रित करता है। इसके बाद आता है अंडाशय, यानी ये ओवरी में, और ये टेस्टिस यानी ये एग, और ये टेस्टिस वृषण, ये टेस्टिस। आप देखेंगे यहाँ पे मैंने एक दो निशान बना के रखा है। तो इस निशान को फीमेल का निशान कहा जाता है। जब ऊपर की कक्षाओं में आप जाएंगे तो आपको ये बताया जाएगा कि ये फीमेल का निशान है और ये मेल का निशान है। ठीक है, यहाँ आपको मैं बता दूं कि अग्नाशय यानी पैनक्रियास जो है ये एंडोक्राइन और एक्सोक्राइन या अंतःस्रावी ग्रंथि के साथ साथ बहिर्स्रावी ग्रंथि का भी कार्य करता है। ये दोनों तरह का मिक्स्ड है, ये दोनों तरह का कार्य करता है और ये सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। आप अक्सर देखेंगे लोगों को, आप चीनी का बीमारी या शुगर का बीमारी, डायबिटीज़, ये सारे बीमारी जो हैं ये इसी से रिलेटेड हैं। अब यहाँ पे आप देखेंगे कि इसके अलावा पिट्यूटरी ग्लैंड जो है वो LH और FSH नाम के दो हार्मोन रिलीज करते हैं। क्या क्या है? LH और FSH। LH का क्या हो गया? ल्यूटेनिंग हार्मोन्स, और FSH का हो गया फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। ये दोनों ही हार्मोन कहाँ से निकलते हैं? हमारे ओवरी और टेस्टिस से, जो सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर यानी को बढ़ोतरी करने में, उसे परिपक्व करने में सहायता करते हैं। चलिए, जितने भी अंतःस्रावी ग्रंथि या एड्रेनल एंडोक्राइन ग्लैंड से निकलने वाले हार्मोन्स हैं, इनके मानव शरीर में या जीव जंतुओं पे बहुत ही व्यापक असर होता है। अगर ये अत्यधिक निकले तो भी कुछ बीमारियां हो जाती हैं, कुछ कम हो तो भी। तो सामान्यतः जो 2-3 बीमारी आप लोग अपने कक्षा के स्तर से देखेंगे, उसमें पहला देख सकते हैं आप कि थायराइड जो ग्रंथि थी उससे एक हार्मोन निकलता है थायरॉक्सिन। क्या है हार्मोन का नाम? थायरॉक्सिन। और इसमें क्या है कि अगर ये सामान्य से कम मात्रा में अगर निकलेगा, थायरॉक्सिन हार्मोन थायराइड ग्लैंड से, एंडोक्राइन ग्लैंड से निकलता है, और अगर ये सामान्य से कम मात्रा में उत्पादन होगा तो ग्वाइटर नाम का एक बीमारी हो जाएगा, घेगा, जो गला फूल जाता है। पहाड़ी क्षेत्रों में ये ज़्यादातर होने लगा। और ये थायरॉक्सिन कब कम निकलना होता है? जब आपके भोजन में आयोडीन की कमी हो जाती है। इसके लिए ही सरकार ने बाद में चलकर नमक में, आप देखे होंगे नमक के पर्चा के साथ लिखा हुआ होता है आयोडाइज्ड नमक। आयोडाइज्ड नमक मतलब ये नमक आयोडीन युक्त है, इसमें आयोडीन मिलाया हुआ। हो सकता है आपके भोजन में आयोडीन ना मिला हो, लेकिन उस नमक के कारण आप नमक में जो आयोडीन मौजूद है वो आपके शरीर में जाता है, थायराइड ग्लैंड से थायरॉक्सिन का रिलीज को सामान्य करता है और आप में ये घेगा रोग होना कम कर देता है। तो इसीलिए अगली बार जब भी आप कोई नमक खरीदें तो आप ज़रूर उसमें देख लें कि आयोडीन युक्त उस वो लिखा हुआ है। ठीक है, चलें अगला जो आप मैं बता रहा था अग्न्याशय यानी पैनक्रियास के बारे में, इनसे निकलने वाले हार्मोन का नाम जो इंसुलिन है। इंसुलिन की मात्रा अगर कम हो जाएगी तो मनुष्य के शरीर के रुधिर में शर्करा की जो मात्रा है, चीनी की जो मात्रा है वो बढ़ जाती है, जिससे वो व्यक्ति बीमार, अत्यधिक पेशाब करना, कमजोरी, ज़्यादा नींद आना और उनका शरीर धीरे धीरे कमज़ोर होने लगता है। ये सारे उसके लक्षण हैं। तो इस बीमारी के कारण में भी क्या किया जाता है? या तो ऐसे मरीजों को दवा दी जाती है, बहुत अत्यधिक टहलने के लिए कहा जाता है, या फिर उन्हें इंसुलिन का इंजेक्शन अलग से दिया जाता है ताकि उनके शर्करा का मात्रा रुधिर में बरकरार रहे। अब देखते हैं कि कीट एवं मेढक में जीवन चक्र पूर्ण करने में हार्मोन का योगदान।
कीट एवं मेढकों में भी जीवन चक्र को पूर्ण करने में हार्मोन का बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान है। आइए देखते हैं कैसे। रेशम के कीट का जीवन चक्र और उधर मेढक का दिया हुआ है। रेशम की कीट का जीवन चक्र और यहाँ मेढक का जीवन चक्र दिया हुआ है। आप देखेंगे सबसे पहले रेशम के कीट में अंडा रहता है, वो बड़ा होके पहले लार्वा के बाद प्यूपा के बाद एक वयस्क कीट तैयार होता है। ठीक उसी प्रकार मेढक में भी आप देखेंगे सबसे पहले अंडा, उसके बाद टैडपोल और उसके बाद एक वयस्क रहता है। लेकिन इस कड़ी में भी कहीं न कहीं हार्मोन्स का बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान है। आइए देखते हैं। कीटों एवं मेढक में वयस्क रूप में आने के लिए अनेक चरणों यानी स्टेजेज से गुजरना पड़ता है। लार्वा से वयस्क बनने की इस प्रक्रिया को कायांतरण कहते हैं। लार्वा से वयस्क बनने की इस क्रिया को हम क्या कहते हैं? कायांतरण कहते हैं, या इंग्लिश में मेटामॉर्फोसिस। क्या कहते हैं? मेटामॉर्फोसिस कहते हैं। मेटामॉर्फोसिस कहते हैं। याद रखेंगे कि जब भी हमें लार्वा से वयस्क बनने की जो प्रक्रिया है उसे कायांतरण कहते हैं या मेटामॉर्फोसिस कहते हैं। कीटों में कायांतरण का नियंत्रण कीट हार्मोन द्वारा, जो कीट वगैरह में होता है वो कीट हार्मोन के द्वारा होता है, और मेढक में जो होता है वो क्या है? थायराइड द्वारा थायरॉक्सिन हार्मोन द्वारा होता है। मेढक में थायराइड द्वारा स्रावित थायरॉक्सिन हार्मोन के द्वारा होता है। आपको पता हो कि थायरॉक्सिन के उत्पादन के लिए जल में आयोडीन की उपस्थिति आवश्यक है। थायरॉक्सिन के उत्पादन के लिए जल में आयोडीन की उपस्थिति बिल्कुल अति आवश्यक है। जो अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया था कि थायराइड से थायरॉक्सिन निकलता है, अगर आयोडीन के युक्त नमक खाते हैं तो वो कमी पूरा हो जाता है। ठीक उसी प्रकार से थायरॉक्सिन के उत्पादन के लिए जल में आयोडीन की उपस्थिति आवश्यक है, और यदि जल में आयोडीन की उपस्थिति पर्याप्त मात्रा से कम हो, यानी जितनी ज़रूरत है उससे अगर कम हो, तो आपको जानकर यह आश्चर्य होगा कि जो मेढक के अंडा के बाद टैडपोल वाला स्टेज है ये यहीं पर रुक जाता है और एक वयस्क मेढक में ये परिवर्तित नहीं हो पाता है। यानी हार्मोन्स कितना ज़्यादा महत्वपूर्ण कार्य, महत्वपूर्ण रोल अभिनीत करते हैं जीवों में के हर एक जीवों में, ये पता चलता है। हाँ, तो किशोरावस्था में जैसा कि मैंने आगे लिखा है कि किशोरावस्था की पोषक आवश्यकताएं, जैसे क्या होता है कि आप किशोरावस्था में जा रहे हैं, आप टीनेजर्स हो चुके हैं, आपका शरीर बढ़ रहा है, आप में सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स बढ़ रहा है, आपके शरीर में निरंतर कुछ न कुछ नई चीज़ें हो रही हैं, तो ऐसे समय में आपको अपने भोजन पर विशेष ध्यान देना चाहिए। आप अपने पौष्टिक तत्व को खाएं, बैलेंस डाइट को खाएं, ताकि आपका शरीर की जो भी मांगे हैं वो आपके भोजन से पूरा हो सके। यानी तेज़ी से वृद्धि और विकास होता रहता है, जिसके कारण पौष्टिक और संतुलित आहार की आवश्यकता होती है। आप अपने खाना में पर्याप्त मात्रा में कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन एवं खनिज लवण की मात्रा पूरा करते रहेंगे और उसे लेते रहेंगे, ताकि आपका शरीर स्वस्थ, सुडौल और अच्छा रहे। इसी कड़ी में आगे चलते हैं कि लौह तत्व का कार्य, यानी आप हमेशा सुने होंगे, आप अपने विद्यालय में भी देखे होंगे कि हर एक बुधवार के दिन आपको आयरन और फोलिक एसिड का टैबलेट दिया जाता है। क्यों दिया जाता है? वो एनीमिया रोग से बचने के लिए। अच्छा, एनीमिया रोग, अब एनीमिया रोग क्या है? अगर आपके शरीर में लोहे की कमी रहेगी, अगर आपके भोजन में अगर आप लौह तत्व वाले खनिज लवण वाले चीज़ अगर आप नहीं खाते हैं तो आपके शरीर में लोहे की कमी होगी, और लोहा क्या करता है? लोहे की कमी से हीमोग्लोबिन की कमी हो जाती है शरीर में, और हीमोग्लोबिन की कमी एनीमिया कहलाता है। इसी कमी को पूरा करने के लिए झारखंड सरकार द्वारा हर एक विद्यालय में 6, 7, 8 में पढ़ने वाले लड़के एवं लड़कियों को आयरन और फॉलिक एसिड का टैबलेट दिया जाता है, ताकि अगर वो कहीं से कुपोषण भी हो तो उन्हें ये टैबलेट उसे पूर्ण कर सके। अगर ये नहीं है, अगर आप में कमी है, तो क्या क्या हो जाएगा? आपको कमजोरी होने लगेगी और एनीमिया रोग यानी हीमोग्लोबिन की कमी हो जाएगी। अब इसका काम क्या है? लोहा का काम है रक्त का निर्माण करना, ये रक्त का निर्माण करता है, और मिलता कहाँ है? हरी पत्तेदार सब्जी में। यहाँ बिल्कुल ध्यान रखिएगा, पालक में सबसे ज़्यादा मिलता है। अगर आप अपने भोजन में हरे पत्तेदार सब्जी खाते हैं तो बेहतर है, अगर पालक लेते हैं तो और अच्छा है। पालक के अलावा गुड़, मांस, संतरा इत्यादि सभी में ये पाए जाते हैं। पुरुष में अक्सर देखेंगे कि 14 से 17 ग्राम प्रति डेसीलीटर, और महिलाओं में 12 से 15 ग्राम प्रति डेसीलीटर इसका एक एवरेज स्टैंडर्ड माना गया है। अगर इस रेंज से कम है, अगर हीमोग्लोबिन आपके खून में, आपके रुधिर में, आपके रक्त में
तो आप एनीमिया के शिकार हैं। तो आप क्या हैं? एनीमिया के शिकार हैं। इसके बाद आता है हमारा व्यक्तिगत स्वच्छता। जैसा कि आप बड़े होते रहते हैं तो यहाँ सिर्फ ये आपको किशोरावस्था की नहीं, आप बचपन से ही इस चीज़ को अपने आदत में शुमार में लाएं कि आपको रोज़ाना स्नान करना चाहिए, अपने दांतों की सफाई, अपने कपड़ों की, बाल एवं नाखून की नियमित कटाई होनी चाहिए रोज़ाना। आपके जैसे किशोरावस्था में पहुँचेंगे आपकी श्वेत ग्रंथियाँ बहुत ही ज़्यादा क्रियाशील हो जाती है और पसीना निकलने लगता है, जिससे आपको अपने बगल में बदबू का एहसास होगा। तो उसकी भी साफ़ सफाई, अपने गुप्तांगों को अच्छे से साफ़ सफाई करें। लड़कियां जहाँ तक आप देखेंगे कि अगर उन्हें रजोधर्म चल रहा है, मेंस्ट्रुएशन साइकिल चल रहा है, तो उस दौरान वो ज़्यादा सफाई का ध्यान रखें और पैड का जो सैनिटरी नैपकिन है उसके निस्तारण के लिए इंसिनरेटर का उपयोग करें, ना कि कहीं भी इस तरह से फेंक दें, उससे बीमारी फैलने की लक्षण होती है। और आप अपने विद्यालय में भी जो इंसिनरेटर होगा उसका इस्तेमाल करें और उसके उपयोग को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को बताएं और अपने गांव में भी, अपने इलाके में भी, अपने पोषक क्षेत्र में भी ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इसके बारे में, यहाँ आप अपने बाल संसद के सदस्यों का सहायता ले सकते हैं, उसे ज़्यादा अच्छा कर सकते हैं। इसके अलावा किशोरावस्था के समय में पीयर ग्रुप यानी साथी उम्र के लोग, जो बच्चे दोस्त होते हैं, वो आपको नशीली दवाओं की तरफ ज़्यादा प्रेरित करते हैं, उससे हमें ज़रूर बचना चाहिए। खैनी, तंबाकू, सिगरेट, ड्रग्स, तो इसे बिल्कुल से नो, आप बिल्कुल कड़े तरीके से बोलें कि आप इसे नहीं खाते हैं, ये आपके शरीर पे बहुत ही बुरा प्रभाव लाता है। इसके अलावा आप वर्ल्ड एड्स डे, ये वर्ल्ड एड्स डे आप देखें कि ये निशान बनाए, वो वर्ल्ड एड्स डे के दिन ही एड्स का ये निशान है जो पूरे विश्व में प्रचलित है। और ये किस दिन मनाया जाता है? 1 दिसंबर को। ये एड्स और HIV क्या होता है? एड्स और HIV कमेंट बॉक्स में लिख के ज़रूर बताएं हमें कि ये एड्स और HIV क्या होता है। कमेंट में आपको मैं इसका आंसर भी लिख के देता हूँ और इसे याद रखेंगे, ये परीक्षा में काफ़ी उपयोगी है। चलें, तो यहाँ तक आके मुझे लगता है कि ये टुवर्ड्स एडोलेसेंस या किशोरावस्था की ओर जो अध्याय यहाँ समाप्त होता है। आशा ही नहीं, विश्वास है कि आपको ये मेरा वीडियो बिल्कुल पसंद आया होगा। कमेंट करके ज़रूर बताएं कि कौन सा भाग ज़्यादा बेहतर लगा, क्या इसमें और है। चलिए, थैंक यू, गुड नाइट, सबक खैर।